एवरीवन, वेलकम माय चैनल। मेरा नाम है विक्रम गुप्ता। लास्ट वीडियो में हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की सेकंड एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट किया था और एग्जांपल्स किए थे। आज के इस वीडियो में हम सेकंड एक्सरसाइज के बाद के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अभी तक हमने परम्यूटेशन के जितने भी क्वेश्चन किए हैं सब में हम पहले प्लेसेस लिखते हैं और उसके बाद उन सभी प्लेसेस के ऊपर ऑप्शंस काउंट करते हैं कि कौन सी प्लेस पे कितने ऑप्शंस हैं। जैसे सपोज अगर फर्स्ट प्लेस पे 4 ऑप्शंस हैं, सेकंड प्लेस पे 3 ऑप्शंस, फिर 2 ऑप्शंस और फिर 1 ऑप्शन, तो हम इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं और उससे हमें टोटल नंबर ऑफ वेज मिल जाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अरेंजमेंट के। तो अभी तक हम ये मेथड कर रहे थे परम्यूटेशंस फाइंड करने के लिए, लेकिन अब हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे सेम चीज निकालने के लिए। टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज होगा। उस फॉर्मूले के थ्रू भी आप सेम आंसर निकाल सकते हैं। दोनों में से कोई भी मेथड यूज करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। तो हम देखने जा रहे हैं फॉर्मूला फॉर एनपीआर। अब यहाँ पर सबसे पहले एनपीआर का क्या मीनिंग होता है वो देखते हैं। पी स्टैंड्स फॉर परम्यूटेशन। एन का मतलब होता है यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आपके पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसे एन लेंगे। आर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्लेसेस। तो अगर एन ऑब्जेक्ट्स को आर प्लेसेस पे अरेंज करना है तो उसे एनपीआर से हम फाइंड कर सकते हैं। एनपीआर से उसका सिंबल है जो नंबर ऑफ वेज को डिनोट करता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमें 6 ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, 6 लेटर्स मान लें या 6 डिजिट्स मान लें, कोई भी 6 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास और हमें इन 6 ऑब्जेक्ट्स में से कोई भी 4 को अरेंज करके कितने अरेंजमेंट्स बन सकते हैं वो फाइंड करना है। 6 ऑब्जेक्ट में से हमें 4 अरेंज करने हैं, मतलब हमारे पास 4 प्लेसेस हैं, 4 ही अरेंज करने हैं, हमें सारे 6 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज नहीं करना है। तो इसका मतलब हमारे पास प्लेसेस 4 हो जाएंगी, ऑब्जेक्ट 6 हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में मैं कह सकता हूँ एन की वैल्यू 6 है, आर की वैल्यू 4। तो जो टोटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसे एन लेते हैं और जो टोटल प्लेसेस होती हैं, मतलब आपको जितने ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने हैं, उसे आर लेते हैं। तो अब इसका तरीका वैसे आपको पता है, जो हम फर्स्ट एक्सरसाइज में सीख चुके हैं कि ये 6 ऑब्जेक्ट्स को 4 प्लेसेस पे अरेंज किस तरह से किया जाता है। फर्स्ट प्लेस पे 6 ऑप्शंस होंगे, कोई भी एक ऑब्जेक्ट हम यहाँ रख सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट यहाँ यूज हो गया तो अब सेकंड प्लेस पे 5 ऑप्शंस होंगे, क्योंकि अभी हम विदाउट रिपीटेशन की बात कर रहे हैं। अभी मैं विदाउट रिपीटेशन का फॉर्मूला बता रहा हूँ, तो इसलिए फर्स्ट प्लेस पे जो ऑब्जेक्ट यूज हुआ है वो सेकंड प्लेस पे यूज नहीं हो सकता। तो यहाँ पर 5 ऑप्शंस। एक और ऑब्जेक्ट यूज हो गया तो 4 ऑप्शंस, और फिर एक और यूज हो गया तो 3 ऑप्शंस। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे हमें टोटल नंबर ऑफ वेज मिल जाएंगे, विच इज 360। तो 6 ऑब्जेक्ट्स में से 4 को अरेंज करने के तरीके होते हैं 360 वेज। अब यही आंसर हम निकाल के देखते हैं फॉर्मूला के थ्रू। सबसे पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूं। एनपीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसके थ्रू भी हम नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकाल सकते हैं। फैक्टोरियल हम ऑलरेडी सीख चुके हैं सेकंड एक्सरसाइज में। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं कि फैक्टोरियल कैसे फाइंड किया जाता है और फैक्टोरियल क्या होता है। ये वाला कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी फर्स्ट एक्सरसाइज में देख चुके हैं, उसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप फर्स्ट एक्सरसाइज का भी कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। तो अब ये जो फॉर्मूला है इसकी मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एन की वैल्यू जैसा कि मैंने बताया 6 है और आर की वैल्यू है 4। तो 6 ऑब्जेक्ट्स में से 4 ऑब्जेक्ट्स अगर अरेंज करने हैं तो उसके नंबर ऑफ वेज हम इस तरह से लिखेंगे 6p4। 6p4 का मीनिंग होता है 6 में से 4 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के वेज। अब फॉर्मूले में रख देते हैं वैल्यू। n की जगह 6, तो ये 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, और r की जगह पे 4 आएगा, तो ये 6 माइनस 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ऊपर 6 फैक्टोरियल और नीचे हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। ऐसा एक्सप्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो भी हमने सेकंड एक्सरसाइज में सीखा था। 6 फैक्टोरियल को हम ब्रेक करेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, और उसके बाद 2 फैक्टोरियल लिख देंगे। 3 से छोटे जो नंबर्स हैं 2 और 1, उसको 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, जिससे वो डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो अब इससे भी हमें सेम आंसर मिल रहा है 360 वेज। तो इस तरह से आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं क्वेश्चन, आंसर सेम आएगा। परम्यूटेशंस में जनरली ये मेथड प्रेफर किया जाता है, जिसमें हम प्लेसेस पहले लिख देते हैं और उस पर ऑप्शंस काउंट करते हैं
और फिर मल्टीप्लाई करते हैं, जिसे हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी कहते हैं। वो मेथड प्रेफरेबल रहता है परम्यूटेशंस के केस में, फॉर्मूला कम यूज होता है, लेकिन आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, आंसर विल बी सेम। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब हम कुछ स्पेसिफिक केसेस देखते हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं, और उस पे जाने से पहले मैं एक बार विथ रिपीटेशन का फॉर्मूला भी डिस्कस कर लेता हूं। अभी मैंने विदाउट रिपीटेशन का फॉर्मूला बताया है, एक बार विथ रिपीटेशन का देख लेते हैं फॉर्मूला, उसके बाद हम उन क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो विथ रिपीटेशन के केस में अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और r प्लेसेस हैं, n ऑब्जेक्ट्स को r प्लेसेस पे अरेंज करना है, तो npr का फॉर्मूला हो जाएगा n टू द पावर r। इसमें फैक्टोरियल यूज नहीं होगा, यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा n टू द पावर r। मतलब अगर मैं वो सेम क्वेश्चन की बात करता हूँ जो अभी हमने किया था, 6 ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास और 4 प्लेसेस हैं, ये 6 ऑब्जेक्ट्स को 4 प्लेसेस पे अरेंज करना है विथ रिपीटेशन, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी भी बार रिपीट हो सकता है। तो अब इसे अगर हम फॉर्मूले के थ्रू करें तो ऐसा हो जाएगा 6p4 विल बी इक्वल टू 6 टू द पावर 4। तो इससे आंसर आ जाएगा हमारे पास 1296। तो ये होते हैं नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 6 ऑब्जेक्ट्स ऑन 4 प्लेसेस विथ रिपीटेशन। और अगर आप फर्स्ट एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट के थ्रू करना चाहें, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के थ्रू, तो भी आप कर सकते हैं। फर्स्ट प्लेस पे 6 ऑप्शंस होंगे। अब यहाँ हमने एक ऑब्जेक्ट यूज कर लिया तो भी सेकंड प्लेस पे 6 ऑप्शंस, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, वो ऑब्जेक्ट सेकंड प्लेस पे भी यूज हो सकता है। फिर वापस थर्ड प्लेस पे 6 ऑप्शंस और फोर्थ प्लेस पे 6 ऑप्शंस। तो इसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आएगा। ये मेथड हम ऑलरेडी सीख चुके हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो विदाउट रिपीटेशन का अगर क्वेश्चन है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, और विथ रिपीटेशन में ये फॉर्मूला यूज करना है। अब हम देख लेते हैं कुछ पर्टिकुलर केसेस। मतलब इसमें सबसे पहला केस मैं ये बताऊंगा कि अगर हमारे पास कोई वर्ड दिया है जिसके अंदर लेटर रिपीट हो रहा है। अब यहाँ मैं विथ रिपीटेशन की बात नहीं करता हूँ। विथ रिपीटेशन में क्या होता था कि हमें सपोज ये 4 लेटर्स दिए थे, हम इससे 3 लेटर वर्ड बना रहे थे। अगर हमें 4 लेटर से 3 लेटर वर्ड बनाना है विथ रिपीटेशन, तो उसका मीनिंग ये था कि हम एक ही लेटर को बार बार यूज कर सकते हैं इस तरह से। इसे विथ रिपीटेशन कहते हैं। जो हमें लेटर्स दिए हैं उसमें तो ए एक ही बार है, हम उसे बार बार यूज कर रहे हैं, इसका ये मीनिंग था जो हम पहले सीख चुके हैं। लेकिन अब मैं ऐसा कह रहा हूं कि अगर हमारे पास जो लेटर्स गिवन है उसमें ही कोई लेटर रिपीट हो रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक वर्ड दिया है रूट्स, ये वर्ड दिया है जिसके अंदर 5 लेटर्स हैं, इसमें 5 लेटर्स हैं जिसमें ओ 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हमें जो लेटर्स दिए गए हैं उसी के अंदर रिपीटेशन ऑलरेडी हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए वो मैं बताने जा रहा हूं। तो इसमें और उसमें बहुत फर्क है। वहां पे हमें गिवन लेटर्स में कोई लेटर एक से ज्यादा बार नहीं दिया होता था, फिर हम उसे बार बार यूज करते थे अलग अलग जगह पे। यहाँ पर हमें जो गिवन लेटर्स हैं उसी में एक लेटर बार बार दिया है, यहाँ पर 2 बार दिया है, ऐसे ही 3 बार या 4 बार भी दे सकते हैं। तो अब हमें ये 5 लेटर्स को अरेंज करके 5 लेटर वर्ड बनाना है। ये 5 लेटर्स है मेरे पास, इन पांचों को अरेंज करके मुझे 5 लेटर वर्ड बनाना है। तो कितने वर्ड्स बन सकते हैं, कितने डिस्टिंक्ट वर्ड्स बन सकते हैं, वो हमें पता लगाना है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल इन 5 लेटर्स से ऐसा कोई वर्ड बनेगा, फिर ऐसा कोई वर्ड बनेगा, फिर ऐसा कोई वर्ड बनेगा। तो इस तरह से कितने डिस्टिंक्ट वर्ड बन सकते हैं वो हमें बताना है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, 5 लेटर्स हैं हमारे पास, उन्हें 5 प्लेसेस पे अरेंज करना होता है। अगर 5 ऑब्जेक्ट्स को 5 प्लेसेस पे अरेंज करना होता है तो उसका नॉर्मल मेथड तो यही कहता है कि पहले 5 ऑप्शंस, फिर 4 ऑप्शंस, फिर 3, फिर 2, फिर 1। यही हमारा बेसिक मेथड है, इसको हम 5 फैक्टोरियल कहते हैं। तो अगर हमारे पास ये पांचों लेटर्स अलग अलग होते हैं, ए बी सी डी ई, इस तरह से 5 अलग अलग लेटर्स होते, तब हम ये करते, उस केस में हमारा आंसर 5 फैक्टोरियल होता। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी यहाँ पर 2 लेटर्स रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हमारा आंसर ये नहीं आएगा। हमें इसमें कुछ और भी करना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ओ 2 बार रिपीट हो रहा है तो हम इस 5 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। मतलब कोई भी लेटर जितनी बार रिपीट होता है उतने फैक्टोरियल से टोटल
वेज को डिवाइड कर दिया जाता है। अगर सपोज यहाँ पे ओ 3 बार रिपीट हो रहा होता तो हम 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते। तो इससे हमें आंसर मिलेगा 120/2 विच इज 60। तो मतलब अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, इस तरह से अगर हम वर्ड्स बनाने जाएंगे तो 60 वर्ड्स बनेंगे, 120 नहीं बनेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है उसका लॉजिक भी समझाता हूं। जैसे ये एक वर्ड है, इसकी बात करते हैं हम। ये एक वर्ड बन रहा है इन 5 लेटर्स के थ्रू। इसमें ये दोनों ओ की प्लेसेस हैं, सेकंड प्लेस और फोर्थ प्लेस। अब अगर मैं एक और वर्ड लेता हूं जिसमें मैं इन दोनों ओ को इंटरचेंज कर दूं, ये वाला ओ यहां पर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, तो वर्ड ऐसा हो जाएगा। तो ये दोनों वर्ड्स तो चेंज हुए नहीं, वर्ड्स तो अभी भी सेम है। हमने इन दोनों ओ की प्लेस आपस में इंटरचेंज कर दी, उसके बाद भी वर्ड तो सेम रह गया। तो मतलब ये हुआ कि जो दो सेम लेटर्स हैं, ओ 2 बार आ रहा है, तो उनका आपस में अरेंजमेंट करने से भी वर्ड चेंज नहीं हो रहा है। तो हम इसी वर्ड को 2 बार तो काउंट कर नहीं सकते, हमें तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्ड्स निकालने हैं कि डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स कितने हो सकते हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट्स कितने हो सकते हैं। ये दोनों डिफरेंट तो है नहीं, दोनों वर्ड्स तो सेम ही है। भले इसमें ओ इंटरचेंज हो चुका है, ओ के इंटरचेंज होने के बाद ये वर्ड बना है, लेकिन फिर भी वर्ड तो सेम ही रह गया। इसका मतलब है जो लेटर्स रिपीट होते हैं उनका आपस में अरेंजमेंट करने से भी टोटल अरेंजमेंट में फर्क नहीं पड़ता, जो हमारा वर्ड है उसमें फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हम उस वर्ड को 2 बार तो काउंट करेंगे नहीं, इसलिए हम एक तरह से यहाँ पर 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 2 से डिवाइड करने से क्या हुआ, इन दोनों में से एक वर्ड एलिमिनेट हो गया और एक ही काउंट हो रहा है। तो इसी तरह से ये वाला जो वर्ड है, ये जो वर्ड है, इसमें भी अगर मैं दोनों ओ को इंटरचेंज कर दूंगा तो भी वर्ड तो सेम ही रह जाएगा। इन दोनों को मैंने इंटरचेंज करके ये लिखा है, लेकिन उससे वर्ड तो चेंज हुआ नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 5 फैक्टोरियल आंसर था हमारा, इसमें ये भी इंक्लूडेड है और ये भी इंक्लूडेड है। ये सेम वर्ड 2 बार आ रहा है इसके अंदर, ये भी इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है, मतलब ये वाला भी 2 बार आ रहा है इसके अंदर। तो हर वर्ड 2-2 बार आ रहा है, इसलिए हमने एक तरह से 2 से डिवाइड कर दिया। तो एक एक वर्ड एलिमिनेट होकर हमें ये टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वर्ड्स मिल रहे हैं। तो ये लॉजिक होता है 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करने का, कि जो भी लेटर रिपीट हो रहा है उसका आपस में अरेंजमेंट करने से वर्ड चेंज नहीं होगा, इसलिए उसका अरेंजमेंट हमने एक तरह से हटा दिया है। तो अरेंजमेंट हटाने के लिए जब भी हमें किसी चीज का अरेंजमेंट एलिमिनेट करना होता है तो हम उतने ही फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे एक और एग्जांपल अगर मैं लेता हूं, सपोज ये वर्ड है हमारे पास एलिमिनेशन। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं, कितने लेटर्स है इसमें, 11 लेटर्स हैं इस वर्ड के अंदर। इन 11 लेटर्स को हमें अरेंज करके कितने डिस्टिंक्ट वर्ड्स बनेंगे वो बताना है। तो 11 लेटर्स से टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स तो 11 फैक्टोरियल बनते हैं इसी मेथड के थ्रू, वो तो हम कह ही सकते हैं। 11 लेटर्स से अगर हमें 11 लेटर वर्ड बनाना है तो दैट वुड बी 11 फैक्टोरियल वर्ड्स। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप देख सकते हैं आई 3 बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। एन 2 बार रिपीट हो रहा है तो इसलिए हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। बस इतना ही रिपीटेशन हो रहा है इस लेटर के अंदर, इस वर्ड के अंदर। आई 3 बार और एन 2 बार, इसलिए हमने 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। हमें टोटल 5 फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं करना है। कोई भी एक लेटर जितनी बार रिपीट होता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट जितनी बार रिपीट होता है, उतने फैक्टोरियल से डिवाइड किया जाता है। तो इंडिविजुअली डिवाइड करना है। आई 3 बार हो रहा है इसलिए 3 फैक्टोरियल, एन 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल। तो इससे जो भी आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ये सॉल्व करना आपको ऑलरेडी आता है, सेकंड एक्सरसाइज में हम सीख चुके हैं। तो इसको सॉल्व करके आप टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स निकाल सकते हैं। तो ये पहला केस हुआ हमारा जिसमें सारे लेटर्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं होते। तब क्या किया जाता है वो हमने देखा है। जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा हो तो उस वक्त हम ये करते हैं। अब हम सेकंड केस देखते हैं। इसमें हम देखने वाले हैं व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर टू बी केप्ट टुगेदर। अगर हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रखना हो तब उन्हें कैसे अरेंज किया जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज मैं एक एग्जांपल लेकर बताऊं, सपोज एक वर्ड है ब्लैक, इसमें 5 लेटर्स हैं, उन 5 लेटर्स को अरेंज करके कितने डिस्टिंक्ट वर्ड्स बनेंगे वो हमें बताना है। पर कंडीशन ये है कि उन सभी वर्ड्स के अंदर ए और के, ये दोनों लेटर्स साथ में होने चाहिए। अब वो चाहे ए और के हो या के और ए हो,
मतलब ए पहले और के बाद में, या के पहले और ए बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ए और के साथ में होने चाहिए, ये कंडीशन है। जैसे ये जो वर्ड है ब्लैक, जो वर्ड है उसमें ए और के साथ में नहीं है, तो ये वर्ड नहीं चलेगा। हमें सिर्फ वही वर्ड्स निकालने हैं जिसमें ये दोनों लेटर्स एक साथ आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ, ये वर्ड चलेगा, इसमें ए और के साथ में आ रहे हैं। या फिर ऐसा कुछ, इसमें भी ए और के साथ में आ रहे हैं, तो ये वर्ड भी चलेगा। तो इस तरह से कितने वर्ड बन सकते हैं जिसमें ए और के एक साथ प्रेजेंट हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं वो देखें। जब भी हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स को साथ में रखना होता है तो हम उसे एक सिंगल यूनिट मान लेते हैं। मतलब अब मैं ए और के को दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स नहीं मान रहा हूं, दो अलग अलग लेटर्स नहीं मान रहा हूं, उसको मैं एक सिंगल लेटर अज्यूम कर रहा हूं। सपोज मैंने ए और के का जो पूरा यूनिट है उसको मैंने एक्स नाम दे दिया। तो अब ये मुझे दो लेटर दिख ही नहीं रहे हैं, ये मुझे एक ही लेटर दिख रहा है विच इज एक्स। ठीक है। और तीन लेटर्स हमारे पास और हैं, बी, एल और सी। तो अगर मैं इन दोनों को एक सिंगल लेटर अज्यूम कर रहा हूं तो हमारे पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हो गए इसको मिलाकर, 1 2 3 एंड 4। तो अब हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स नहीं है, अब 4 ही ऑब्जेक्ट्स हैं, बिकॉज हमने दो ऑब्जेक्ट्स को सिंगल यूनिट कंसिडर कर लिया है। तो अब ये 4 ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट 4 प्लेसेस पे करना है, तो वो हो सकता है 4 फैक्टोरियल वेज में। ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, 4 प्लेसेस हैं, 4 × 3 × 2 × 1 विच इज 4 फैक्टोरियल। तो ये चारों ऑब्जेक्ट्स 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो गए। अब इसमें सपोज एक अरेंजमेंट ऐसा है BXLC, ये एक अरेंजमेंट है इन 4 फैक्टोरियल वेज में। तो उसमें जहां पे भी x होगा वहां पर ये दोनों साथ में ही होंगे, क्योंकि x के अंदर ही तो वो दो लेटर्स हैं। इसलिए जहां जहां आप x को अरेंज करेंगे, सपोज आपने ऐसा अरेंजमेंट किया, तो अब यहां पर x है तो यहां पर वो दोनों लेटर्स एक साथ हैं। तो इसलिए हम उन दोनों लेटर्स को जब एक सिंगल यूनिट मान लेते हैं और फिर अरेंजमेंट करते हैं, तो जहां पर वो यूनिट अरेंज होगा, उसकी पोजीशन जहां पे भी होगी, वहां पर वो सभी लेटर्स एक साथ ही जाएंगे, वो अलग अलग होंगे ही नहीं। तो ये जो 4 फैक्टोरियल वेज हैं इसके अंदर ये दोनों लेटर्स एक साथ ही प्रेजेंट हैं। लेकिन अब इसमें ए और के आपस में तो अरेंज हो सकते हैं। मतलब मैं अगर एक वर्ड ये लिख रहा हूं तो मैं एक वर्ड ये भी तो लिख सकता हूं जिसमें मैंने सिर्फ इन दोनों को आपस में अरेंज किया, बाकी तीनों की पोजीशन सेम है। अगर मैं एक वर्ड ये लिख रहा हूं तो एक वर्ड मैं ऐसा भी ले सकता हूं, इसमें भी मैंने सिर्फ इन दोनों को ही अरेंज किया, बाकी तीन की पोजीशन सेम है। तो मतलब ये हुआ कि हर वर्ड के करस्पॉन्डिंग एक और वर्ड आएगा जिसमें सिर्फ ए और के इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये भी हमें लेना है और ये भी लेना है, क्योंकि दोनों ही केस में ए और के साथ में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमने सिर्फ इन 4 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज किया है तो 4 फैक्टोरियल वेज आए हैं, लेकिन इन दोनों का आपस में अरेंजमेंट, इंटरनल अरेंजमेंट अभी बाकी है। तो उन दोनों को आपस में अरेंज किया जा सकता है 2 फैक्टोरियल वेज में। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 फैक्टोरियल से। मल्टीप्लाई क्यों किया उसका रीजन हमने सीखा है फर्स्ट एक्सरसाइज में। जब भी एंड वर्ड यूज आता है तो वी मल्टीप्लाई देम। यहां पर एंड यूज हो रहा है बिकॉज हम इनको भी अरेंज करेंगे एंड इनको भी अरेंज करेंगे। और नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है या तो इसका अरेंजमेंट करेंगे या फिर इसका करेंगे, ऐसा नहीं है, दोनों ही करना है। दोनों ही करना है तो एंड आएगा तो मल्टीप्लाई होगा। तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट में आपको ये करना है, जब भी कुछ ऑब्जेक्ट्स को साथ में लेना हो तो उनको एक सिंगल यूनिट माने, उस सिंगल यूनिट को कंसिडर करके पहले टोटल अरेंजमेंट निकाल लें, और फिर उस यूनिट के अंदर जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनका इंटरनल अरेंजमेंट निकाल के मल्टीप्लाई कर दें। तो उससे हमें टोटल नंबर ऑफ वेज मिल जाएंगे। तो ये है इसका फाइनल आंसर, ये आ जाएगा 24 × 2 विच इज 48। तो 48 वर्ड्स बन सकते हैं इस तरह से, ये सारे अगर हम काउंट करें इस टाइप के वर्ड्स तो 48 बनेंगे। लेकिन अगर आप टोटल वर्ड्स निकालेंगे तो वो 5 फैक्टोरियल आ रहे थे, मतलब 120 वर्ड्स जिसमें कोई कंडीशन नहीं थी, मतलब कोई भी कहीं पे भी अरेंज हो सकता है। तो ऐसे वर्ड्स 120 हैं, उसमें से 48 वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें ए और के साथ में होंगे। तो ये हो गया हमारा सेकंड केस। अब हम एक थर्ड केस देख लेते हैं। थर्ड केस बहुत सिंपल है, इसमें हमें जो सेकंड केस था उसी का यूज करना है।
इसमें हम ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे व्हेन सम ऑब्जेक्ट्स आर नॉट टू बी केप्ट टुगेदर। इसमें हमें ऐसे वर्ड्स, ऐसे अरेंजमेंट्स निकालने होंगे जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स को साथ में नहीं रखना है। यहाँ पे मैंने लिखा था टू बी केप्ट टुगेदर, साथ में रखना था, यहाँ साथ में नहीं रखना है। तो अब ये बहुत सिंपल है। अगर मैं सेम एग्जांपल लेता हूं, इसमें टोटल अरेंजमेंट्स कितने होंगे? 5 लेटर्स का अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल वेज में होगा, 120 वेज। उसमें सारे तरह के वर्ड्स आ गए जितने भी बन सकते हैं इन 5 लेटर्स से। अब क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें से ऐसे वर्ड्स बताओ जिसमें ए और के साथ में नहीं होने चाहिए। इन दोनों को एक साथ नहीं रखना है, मतलब हमें ये वाले वर्ड्स अब नहीं चाहिए, को छोड़कर बाकी के वर्ड्स चाहिए। तो अगर हमें वो वर्ड्स नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, जो टोटल वर्ड्स हैं इसमें से ये वाले माइनस कर देंगे। ए और के जब साथ में होंगे, ऐसे 48 वर्ड्स बन रहे हैं, वो हम निकाल चुके हैं। उसको अगर मैं टोटल में से माइनस कर दूंगा तो हमें वही वर्ड्स मिलेंगे जिसमें ए और के साथ में नहीं है। तो 72 वर्ड्स ऐसे होंगे व्हेन दे आर नॉट टुगेदर। तो बेसिकली अगर आपको फाइंड करना है नॉट टुगेदर वाला केस, तो उसके लिए आप टोटल वर्ड्स निकाल के, मतलब टोटल अरेंजमेंट्स निकाल के टुगेदर वाला केस माइनस कर दोगे, तो नॉट टुगेदर वाला केस आ जाएगा। तो ये 3 केसेस हैं जिसका यूज हम करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज से पहले के एग्जांपल्स करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।